नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और वक्त हो चला है जनता से जुड़े अहम प्रोग्राम, हमारे खास प्रोग्राम जनहित में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जनहित में बात कर रहे हैं सुनो सरकार, पीड़ितों की पुकार। तो सुनो सरकार, पीड़ितों की पुकार। यूपी में सरकारी विभागों में फाइल एक जगह नहीं रुकेगी, धड़ाधड़ आगे बढ़ती जाएगी। इसके बाद लोगों को सरकारी दफ्तरों का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा, घर बैठे अटके काम पूरे हो जाएंगे। यूपी की योगी सरकार कुछ ऐसे ही योजना पर कवायद सरकार ने शुरू की है। नए साल से प्रदेश भर में यह व्यवस्था लागू भी हो सकती है, लेकिन मौजूदा समय में सरकारी दफ्तरों में बैठे अधिकारी और जिम्मेदार बाबू गरीब और फरियादियों के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। जी हां, के न्यूज के रियलिटी चेक में अधिकारियों की लापरवाही और मक्कारी ही हर तस्वीर में कैद हुई है। सोनभद्र से लेकर झांसी तक और झांसी से लेकर अंबेडकर नगर तक फरियादी अपने काम कराने के लिए सरकारी दफ्तरों की खाक छान रहे हैं, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर ये जो पीड़ित हैं, इनकी आवाज कौन सुनेगा? यूपी में योगी सरकार प्रदेश के हर तबके तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने के लिए जी जान से जुटी है, लेकिन सूबे के जिलों में बैठे जिम्मेदार अधिकारी सीएम की मंशा और सरकार की योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। के न्यूज के रियलिटी चेक में जो तस्वीरें सामने आई वो सच में सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि प्रदेश में अधिकारियों की मक्कारी इस कदर हावी है कि आम आदमी के दिल से बस आह निकल रही है। यूपी के सोनभद्र जिले में सदर ब्लॉक क्षेत्र स्थित ऊंचडीह न्याय पंचायत के आधा दर्जन गाँव में चौंकाने वाला मामला सामने आया। प्रधान और सेक्रेटरी की बड़ी लापरवाही या फिर कहें साजिश के चलते दर्जन भर से अधिक बुजुर्ग पेंशन धारकों को कागजों में मृत घोषित कर उनकी पेंशन बंद कर दी गयी। पेंशन धारकों का आरोप है कि प्रधानी की चुनाव में उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए हमें कागजों पर मृत घोषित कर दिया गया। ऊंचडीह के देवरी खुर्द सहित आधा दर्जन ग्राम पंचायत में करीब 1 दर्जन से अधिक पेंशन धारक वृद्धा जिंदा होते हुए भी कागजों पर मृत घोषित हैं। पेंशन धारकों को इस बात की जानकारी तब हुई जब कई महीनों से उनके खातों में पेंशन की राशि नहीं पहुंची। प्रधानी चुनाव में वोट न देने के कारण प्रधान ने उन्हें साजिशन मृत दिखा दिया। प्रधान और सेक्रेटरी ने मिलकर इस मामले में बड़ी गड़बड़ी की और जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले को डकार गए। ये पेंशन आपका नहीं मिल रहा है, क्या है मामला? मामला यही है, प्रधान और सेक्रेटरी दोनों मिलकर हम लोगों को मृत घोषित कर दिए हैं। क्यों किए ऐसा प्रधान? आप कुछ कारण नहीं पता किए? यही किए हैं कि अब कहते हैं कि तुम देवरी के लोग वोट नहीं दिए हैं, इसीलिए देवरी के लोगों को छाट दिए हैं मृतक में। देवरी कला ब्लॉक कौन सा आपका? रावटगंज। ये क्या मामला है आपका? पेंशन का बात आई है कि आपको मृत घोषित कर दिया गया है और पेंशन नहीं मिल रहा है, क्या है मामला? हमन के मृत घोषित करेगा बात। अच्छा, कब से पेंशन नहीं मिल रहा? साल भर से। इससे पहले मिल रहा था? आगे मिलत रहा। तो इसे लेकर आपने कहीं शिकायत नहीं किया? शिकायत प्रधान हो गई, प्रधान कहेंगे बनवाएंगे, आज 5-6 महीना का दिन हो गए, बनवले नहीं। अच्छा, ये भृगु जी पेंशन वेंशन का मामला है क्या? कब से पेंशन नहीं मिल रहा? साल भर से। क्यों नहीं मिल रहा? यही मृत्यु घोषित हो गया और का। अच्छा, तो इसके लिए आप लोग प्रयास नहीं किए? कैली जाए। हाँ, तो क्या हुआ, साल भर से क्यों नहीं मिला? कहीं पर कैली जाए। हाँ, तो वहाँ बातों न पुलिस बोलो न एक है पवन बलौले। हाँ, तो कहे के इतना आदमी लगन बिगड़े खुद। अच्छा, कि इतना आदमी लेकर काहे बातों न कूदत हवे, अकेले नहीं आवे के चाहिए। मामला डीएम दरबार तक पहुंचा और इसके बाद समाज कल्याण विभाग को भी निर्देशित किया गया कि मामले की जांच की जाए, अगर कोई इसमें गलत पाया जाता तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में कुछ लोग ग्रामीण कल हमारे पास आए थे। उन्होंने इस तरीके की शिकायत की है कि वो अभी जीवित हैं लेकिन उनकी पेंशन बंद हो गई है। उसमें समाज कल्याण अधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया गया है और जिन अधिकारियों के रिपोर्ट के आधार पर उनकी पेंशन बंद हुई है उनके संबंध में भी रिपोर्ट मांगी गई है, उनके बारे में कार्रवाई की गई है।
कितनी संख्या है, कोई जानकारी मिल पाई है क्या? लगभग 12 के आसपास लोग, 12 लोग हैं। हम मौजूद है इस वक्त सोनभद्र जनपद के सदर विकास खंड स्थित देवरी खुर्द ग्राम पंचायत में। बता दें कि ताजा मामला हैरान करने वाला है, जहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा उनका पेंशन इसलिए काट दिया गया क्योंकि उनके द्वारा उनको वोट नहीं दिया गया। सवाल उठता है कि सरकार जहां एक और लगातार एहतियातन तौर पे संबंधित को निर्देश जारी करती है कि किसी भी दशा में उचित लाभार्थियों को ऐसी योजनाओं से वंचित न किया जाए, अधिक से अधिक लाभार्थियों को उन तक लाभ पहुंचाया जाए, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ग्राम प्रधान और सचिव की लापरवाही का नतीजा रहा कि 1 साल से वो लाभार्थी अब तक अपना पेंशन नहीं पा रहे हैं जो 1 साल पहले से पा रहे थे और वो जीवित है। उन्हें कागजों में उनके द्वारा बताया गया कि मृत घोषित कर दिया गया। दूसरी तस्वीर झांसी की है। समाज कल्याण विभाग झांसी बखूबी काम कर रहा है, लेकिन डाटा फीडिंग में लापरवाही की वजह से बच्चों की स्कॉलरशिप पर संकट छा गया। बच्चे इस बात से परेशान हैं कि अगर छात्रवृत्ति टाइम से नहीं मिली तो उनका साल खराब हो जाएगा। लापरवाही यहीं तक सीमित नहीं, झांसी मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से जुड़े समाज कल्याण विभाग और डूडा ऑफिस का के न्यूज के द्वारा रियलिटी चेक किया गया, जिसमें कई लोग ऐसे मिले जो लोन के लिए परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी मिले जो पात्र होने के बावजूद अब तक मकान नहीं पा सके। आपको मकान मिला या नहीं? जी नहीं मिला। कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग राज इधर रह रहे हैं, क्या बोलते हैं, भट्टा गाँव। अच्छा, प्लान किया आपने? जी हमने मतलब आए थे ऑफिस में, कोई सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, फिर मैं चली गई अपने घर पे। क्या कह रहे थे वो बोले कि हो जाएगा, फिर हुआ ही नहीं। हमारा फार्म रखे वो और कितने डीएम बदल गए हैं। कब से कर रही हैं आपसे? हम बहुत सदियों हो गई साहब, मेरी पूरी उम्र निकल गई है। आपके पास मकान मिला है? कुछ नहीं है साहब, ऐसी कहीं इधर रहते कहीं उधर रहते, स्थायी मकान कुछ नहीं है साहब। आपने अब फार्म भरा था? हाँ फार्म भरा हमने साहब, कोई मिला ही नहीं है कुछ। काशीराम का ही भरा था, उधर भी कहने मिलेगा मिलेगा, मिलेगा नहीं कहाँ पे आए थे? अभी इधर आए थे अपनी भाई साहब के पास। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति आती है, लेकिन उनको कुछ परेशानी हो रही है। तो ये नाम क्या है आपका? सुमित वाशने। सुमित, कब से यहाँ पे आ रहा है? दिक्कत क्या आ रही है आपको? सर वो ऐसा था, दिक्कत तो अभी आने लगी जब बीटेक में हम उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड ईयर में हम तो उसमें क्या, जब हम सेकंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमने बीएससी में फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप ले चुके थे। जब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन हमारा पक्का प्रिंट नहीं आ रहा है, कच्चा प्रिंट आ चुका है। तो उसी से रिलेटेड हम उस पुराने जो नंबर है हमारा बीएससी वाला, उसको कट कराने आए, ब्लॉक कराने आए। फिर उसके ब्लॉक होने के बाद हमें फर्स्ट ईयर में मतलब यहाँ पे बीएससी बीटेक में हमें स्कॉलरशिप मिल जाएगी। गुप्ता जी, दिक्कत क्या आ रही है और कब से परेशान हो रहे हैं आप? बार बार चक्कर लगा रहे हैं विभाग के आके। चक्कर तो नहीं लगाया, फर्स्ट टाइम ही आए हैं। ये सर हमने बीए किया था फर्स्ट ईयर में, तो स्कॉलरशिप ले लिया था। तो वहाँ से ड्रॉप आउट करके मैंने फर्स्ट ईयर में बीटेक में एडमिशन लिया। तो सर ने बताया कि एक बार अगर स्कॉलरशिप आप ले लेते हैं तो उस ईयर में तो नहीं मिलेगा आपको सेकंड ईयर में अप्लाई करना पड़ेगा। तो सर हम लोग इस बार सेकंड ईयर में हैं, तो हम लोग अप्लाई किए हैं स्कॉलरशिप का। अब वो इसमें बता रहे कि फाइनल प्रिंट में कि यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड, मतलब इसका ये है कि यहाँ समाज कल्याण विभाग से पहले वो हटेगा, तब आपको सेकंड ईयर की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। इस साल 22,081 ऐसी छात्राओं ने अब तक फॉर्म जमा किए हैं। 7,897 जनरल फॉर्म यहाँ जमा हुए हैं। 15 जनवरी जनरल की लास्ट डेट है और 31 मार्च एससी की लास्ट डेट है। पूरा का पूरा जो महकमा है वो काम कर रहा है, लेकिन समस्या आखिरकार कैसे आ रही है? समाज कल्याण विभाग झांसी के माध्यम से छात्र छात्राओं को, इसके अलावा किसी पीड़िता को, कई सारे ऐसे मद हैं जिसके माध्यम से राहत मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक समस्या ये भी है कि ऑनलाइन सारी व्यवस्था हो चुकी है, फिर भी ऑनलाइन की वक्त से फीडिंग ना हो पाने की वजह से आम जनता को सफर करना पड़ रहा है। अब आपको अंबेडकर नगर जिले की हकीकत से भी रूबरू करा देते हैं, जहां जिले में 5 तहसीलें हैं। आए दिन 5 तहसीलों में हजारों की संख्या में फरियादी पहुंचते हैं, लेकिन उन फरियादियों की समस्याओं को सुनने के लिए जिम्मेदार अधिकारी तैयार नहीं। बीते शुक्रवार को के न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और सबसे पहले अकबरपुर तहसील जाकर कंधरपुर के फरियादियों को देखा, जो बीते 2 माह से पैमाइश के लिए दौड़ रहा है, लेकिन अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे।
कोटवा मोहम्मदपुर के किसान सम्मान निधि के पैसे पाने के लिए सत्यापन कार्य के लिए एक और फरियादी भटक रहा है। शुक्रवार के दिन सभी तहसील परिसर में लेखपाल बैठने के निर्देश हैं, लेकिन ज्यादातर लेखपाल नदारद मिले। फरियादियों का कहना है कि करीब 4 बार आ चुके हैं, लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। कभी कानूनगो नहीं आते तो कभी लेखपाल। कौन सा काम है आपका? सोने का पैसे नहीं आ रहा है, इसलिए दौड़ रहे हैं। तो लेखपाल से आप मिले? नहीं, अभी नहीं मिल पाए। कहाँ है लेखपाल? कोई पता नहीं है कहाँ पे है। लेखपाल क्या कहते हैं? नहीं, अभी मिले ही नहीं ना। कितनी बार से आप दौड़ रहे हैं? 3 बार आए हैं। 3 बार से दौड़ रहे हैं, अभी आपका काम नहीं हुआ? मिले ही नहीं 3 बार। फोन से मुझसे वार्ता की? नहीं, फोन से नहीं बात। फैसला हुआ है तो क्या लेखपाल वगैरह जो है पैमाइश करने के लिए गए हैं कि नहीं गए हैं? कितने महीनों से दौड़ रहे हैं आप? 20 साल। और आदेश होने के बाद से कितने महीनों में हो गया? 5 महीने से कोई पैमाइश नहीं हो रही है। एसडीएम से मिले आप? अच्छा, वकील साहब ने क्या बताया? अच्छा, तो अभी नाप नहीं रहे हैं? अधिकारियों की लापरवाही और जिम्मेदारों की बेपरवाही से फरियादी परेशान हैं। आम आदमी की सरकारी काम करने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, वो सरकार की मंशा और जनता की उम्मीदों को निमक्कारी भरे मंसूबों से रौंद रहे हैं। सवाल है, आखिर क्यों? के न्यूज के लिए सोनभद्र से अरविंद दुबे, झांसी से कुलदीप अवस्थी के साथ अम्बेडकर नगर से अमन सिंह की रिपोर्ट। तो जनहित से जुड़े इस खास कार्यक्रम को आज हम लेकर आए हैं, जो सीधे आम जनता इससे परेशान है, और इस चर्चा के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर इन फरियादियों की समस्या कैसे हल होगी। ये जो फरियादी हैं, ये जो पीड़ित हैं, ये समाज कल्याण विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, तहसीलों के चक्कर लगा रहे हैं, ब्लॉकों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए, जमीनी हकीकत बताने के लिए हमारे अलग अलग जिलों से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमन सिंह अम्बेडकर नगर से संवाददाता जुड़ चुके हैं, कुलदीप अवस्थी झांसी से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही अरविंद दुबे संवाददाता सोनभद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसके अलावा इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल अमन, आपके पास आएंगे। जमीनी हकीकत जो अम्बेडकर नगर की है, लोग जो है फरियादी तहसील, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय और ब्लॉक में चक्कर लगाते लगाते फरियादी थक चुके हैं, लेकिन उनकी जो समस्याएं होती हैं, कोई पेंशन के लिए परेशान है, उसका नाम काट दिया जा रहा है, कोई अपनी जमीन के पैमाइश के लिए तहसीलों के चक्कर काट रहा है, कोई खतौनी में नाम गड़बड़ हो गया है, उसके लिए लेखपाल और कानूनगो के पीछे घूम रहा है। लेकिन ये जो कर्मचारी हैं, ये जो अधिकारी हैं, जिनकी खाल मोटी हो चुकी है, ये इन फरियादियों की, इन पीड़ितों की आवाज सुनने को राजी नहीं है। अमन, बताना चाहेंगे कि योगी सरकार की फरियादियों को बिना जी अमन, लेकिन अधिकारी व कर्मचारी अपनी जो है मनमर्जी चलाते हैं। अभी के न्यूज की टीम जब अकबरपुर तहसील के ग्राउंड जीरो पर उतरी तो वहां की हकीकत देखी। वहां 2 फरियादी ऐसे मिले जिनका तो 1-2 माह से पैमाइश के लिए आदेश हो गया था, लेकिन अभी उसको जो है लेखपाल द्वारा दौड़ाया जा रहा था, पैमाइश नहीं की जा रही थी। दूसरा फरियादी ऐसा मिला कि जो सम्मान निधि के पैसे के लिए तहसील में लेखपाल के मात्र रिपोर्ट लगाने के लिए 3 बार दौड़ चुका, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। इसका एकमात्र यह कारण है कि अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी अपने समय से कार्यालयों में उपस्थित नहीं होते हैं। अभी आप देखा जाता है कि 10 बजे सरकार का सख्त निर्देश है कि सभी अधिकारी 10 बजे अपने कार्यालय में उपस्थित होकर आने वाले फरियादियों की समस्या का सुने और गुणवत्तापूर्वक उनकी फरियादियों की समस्या का निस्तारण करें। लेकिन यही अधिकारी 11 बजे बैठते हैं, 12 बजे बैठते हैं। इनके लिए योगी का फरमान कोई माने नहीं रखता है, इसलिए इन फरियादियों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। और ज्यादातर देखा यह जाता है कि लेखपाल की अगर बात करें, लेखपाल हमें या ना तो क्षेत्र में मिलते हैं, ना तो तहसील परिसर में आते हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अगर फोन द्वारा बात किया जाए तो उनका फोन नहीं उठता और ना तो लगता है, इसलिए फरियादियों की समस्या जस्ट की तस बनी हुई है। जी मनोज। निश्चित रूप से अमन, अगर बात की जाए, जनता दरबार अधिकारी लगाते हैं, जनता दरबार में फरियादी इस उम्मीद, इस आस के साथ पहुंचता है कि शायद
कार्यालयों के चक्कर काट कर थक चुके हैं। अब शायद हमारी फरियाद जनता दरबार में अधिकारी सुने और हमारी समस्या का हल हो। लेकिन जब जनता दरबार लगता है कई बार तो वहां अधिकारी नहीं पहुंचते हैं, और अधिकारी पहुंचते भी हैं तो कुछ एक मामलों का वहां मौके पर निस्तारण होता है। बाकी फिर उन्हीं अधिकारियों, जिन अधिकारियों के चक्कर काटते काटते वो पीड़ित थक चुका है, उन्हीं अधिकारियों के ऊपर फिर से मढ़ दिया जाता है। उन पेपरों को उनके ऊपर फिर से डाल दिया जाता है कि इसको सॉल्व करके दीजिए, इस समस्या का निस्तारण करिए, गुणवत्तापूर्वक करिए, समय से करिए। लेकिन ढाक के 3 पात वही फिर से वही समस्या बनी रहती है। अधिकारी आदेश देकर निकल जाते हैं और फरियादी फिर वही मूक दर्शक बनकर रह जाता है। उसकी समस्या जस की तस बनी रहती है, समस्या हल ही नहीं होती है। जी बिल्कुल मनोज, बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिम्मेदार जो उच्च अधिकारी होते हैं वह किसी शिकायत को इतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं कि उस शिकायत का निस्तारण किया जाए। अगर गंभीरता से उच्च अधिकारी तत्काल जो है गंभीरता से उस शिकायत को ले लें और तत्काल निस्तारण के आदेश दें और उस पे जो है गंभीरता से लें, तो शायद फरियादियों को चक्कर ना काटना पड़े। होता यह है कि अधिकारी के पास जब फरियादी जाता है तो अधिकारी अपने निचले स्तर अधिकारी को जो है मार्क कर देता है, फिर निचले अधिकारी उससे निचले स्तर के अधिकारी को मार्क कर देता है। फिर जहां फरियादी जहां से उठा है, जिस जमीन से उठा है फरियादी, जिस लेखपाल से उठा है परेशान है, वही फिर आके अटक जाता है। फिर उसी लेखपाल को रिपोर्ट लगाना होता है, फरियादी फिर वही परेशान होके दर दर भटकने लगता है। जी मनोज। निश्चित रूप से अमन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अंबेडकर नगर की तस्वीरें जो हमारे संवाददाता अमन सिंह ने दिखाई कि जमीनी हकीकत क्या। अरविंद दुबे हमारे साथ संवाददाता सोनभद्र से जुड़ चुके हैं। अरविंद, सोनभद्र की किस तरीके की सूरत हाल है? सोनभद्र में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई, कई बुजुर्ग, दर्जनों बुजुर्ग जो पीड़ित हैं वो चक्कर काट रहे हैं अधिकारियों के, उनको कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। समाज कल्याण विभाग के अब वो चक्कर काट रहे हैं कि वो जिंदा है, उनकी पेंशन उनको नहीं मिल पा रही है, बुढ़ापे का सहारा जो कुछ पैसे उनको पेंशन के रूप में मिलते हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि उनका नाम काट दिया गया है। अब किस वजह से नाम काटा गया है और दोबारा उनका नाम उन कागजों में दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या समस्या आ रही है वहां पर? अरविंद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अरविंद, ठीक है अरविंद, आपको रोकेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। जेल में मिला था क्योंकि इन सभी लड़कों का आपराधिक इतिहास है, उनके साथ ये जेल में कहीं मिला था तो उसके द्वारा ये बताया गया था कि इस तरह का जो बैंक है, और क्योंकि इस बैंक में देखिए कुछ कमियां अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पाई गई। जब हम किसी भी बैंक में लॉकर खोलते हैं तो बेसिकली हम एक ट्रस्ट एग्रीमेंट हम लोग बैंक के साथ करते हैं। केवल कागज़ तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ट्रस्ट भी होता है कि जीवन भर की पूंजी जो है लोग जो है महिलाएं अपने जेवर भी रखती हैं और मूल्यवान चीज़ें जो होती हैं वो लॉकर्स में रखी जाती हैं। लेकिन इस केस में देखा गया कि जो एक तो ना वहाँ कोई चौकीदार था, रात में भी चौकीदार नहीं है, दिन में भी चौकीदार नहीं है, और जो बिल्डिंग है वो भी नॉर्म्स से थोड़ा सा, उसमें लॉकर वाली जो बैंक्स होते हैं उनके नॉर्म्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। एक सामान्य बैंक का काम होता है कि भाई आदमी आता है पैसा निकालता है तो वहाँ अलग नॉर्म्स होते हैं, लेकिन जो लॉकर्स वाले जो बैंक होते हैं उनके नॉर्म्स अलग होते हैं। नॉर्म्स में भी इसमें कमियाँ पाई गई थी, वो अलग से हम लोग जो है उनके मैनेजमेंट वगैरह को लिखाएंगे और उनसे इस चीज़ का सवाल जवाब भी कहेगा, क्योंकि जो लॉकर्स होते हैं वो इतनी आसानी से उनको तोड़ना वो संभव नहीं हो पाता। तो कहाँ उनके मानकों में कमी रही कि लगभग 2-3 घंटे में ही लगभग 42 लॉकर्स को उन लोगों के द्वारा जो है मतलब सामान्य इक्विपमेंट से काट लिया गया। सामान्यतः इतनी मजबूत लॉकर चेस्ट होती हैं कि वो उसको बिगर गैस कटर के और इस तरह के काटना असंभव वाला काम होता है। लेकिन किस परिस्थितियों में ये हल्के चेस्ट करेंसी लगे हुए थे जिसमें लोगों का इतना मूल्यवान सामान जो है इसमें रखा हुआ था। जो लॉकर्स के जो ओनर्स हैं उनसे उनकी लिस्ट हम लोगों ने जो है वो बैंक मैनेजमेंट से ली है, जिनके भी लॉकर्स हैं, क्योंकि बैंक और जो क्लाइंट होता है उसके बीच में एग्रीमेंट ये होता है कि भाई हम आपका सामान रख रहे हैं लेकिन अंदर क्या है वो बैंक उसकी गारंटी नहीं लेता है। बैंक अक्सर ये कहता है। तो जेसीपी अमित वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक में जो लूट की घटना सामने आई उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब वापस अपने खास प्रोग्राम में लौटते हैं। अरविंद दुबे हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनभद्र से जुड़ चुके हैं। अरविंद, सोनभद्र की अगर बात करें तो सोनभद्र में जमीनी हकीकत क्या है? अरविंद, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
ठीक है, अरविंद आपके पास आते हैं। हमारे साथ कुलदीप अवस्थी संवाददाता झांसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कुलदीप, आपके पास आएंगे। झांसी की अगर बात करें तो झांसी की सूरत हाल क्या है, जमीनी हकीकत? फरियादी समाज कल्याण विभाग के ऑफिस के चक्कर काट रहा है, तहसीलों के चक्कर काट रहा है, ब्लॉकों के चक्कर काट रहा है, किसी के नाम में गड़बड़ी है, किसी के डाटा फीडिंग में गड़बड़ी कर दी जाती है, कोई अपने जमीन की पैमाइश के लिए तहसीलों के चक्कर काट रहा है। ये फरियादी लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी समस्याएं हल नहीं हो रही हैं। जनता दरबार भी लगाया जाता है, वहां भी उनकी नीचे के अधिकारियों को आदेश दे दिया जाता है कि इनकी जो है समस्या उसको गुणवत्तापूर्वक कम समय में सुना जाए, लेकिन आदेश वो आदेश तक ही रह जाता है। जो परेशान लोग हैं उनको उनकी परेशानी का हल निकलकर सामने नहीं आ रहा है। अधिकारी अपने काम में इतनी हीला हवाली करने लगे हैं कि लोग जो है वो पीड़ित हैं, वो लगातार परेशान हैं। झांसी की क्या सूरत हाल है? बड़ी बात यह है कि जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, इसके अलावा जितने भी प्रमाण पत्र हैं उन सबको जारी करने का जिनके पास जिम्मा होता है वो बेहद लापरवाही से काम करते हैं। दलालों के बगैर कोई काम संभव नहीं हो पाता है। यदि किसी ठेकेदार को कोई बड़ा ठेका लेना है तो उसको अपने सॉल्वेंसी लगानी पड़ती है। इन सबके पीछे लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम और ये सारी विंडो होती हैं और इन सारी विंडो में पहुंचने के लिए जनता को बेहद परेशान होना पड़ता है। के न्यूज ने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर आम जनता की परेशानियों को जानने का प्रयास किया, उससे स्पष्ट रूप से सामने आया कि लापरवाही चरम पर है और सारे नियम कायदे कानून शरीफ और गरीब आदमी के लिए है। ये सबसे बड़ा पॉइंट मैं बोल रहा हूं आपसे, शरीफ और गरीब आदमी को सारे नियम कायदे कानून का पालन करना पड़ता है और जो बड़े टाइकून टाइप लोग होते हैं उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। उनके घर बैठे ही सारे कामकाज पूरे हो जाते हैं। तो जिनके पास वाकई में पात्रता है किसी चीज की, वो सामान, वो एनओसी नहीं मिल पाती और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जरूरत है कि सबसे पहले तो जो सरकार के अंदर, जो सरकार की तरफ से जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, बैरियर्स पॉइंट है, वहां पर कर्मचारियों की बेहद कमी है। एक लेखपाल के पास में 2 से 3 लेखपालों का वो काम संभाल रहा है। उसके पास कहने के लिए पर्याप्त है कि भाई साहब मैं उस क्षेत्र में था, फलानी जगह था, वीआईपी ड्यूटी में था, इस दिक्कत में था। वो कुल मिला के वो व्यक्ति आपको इतने एक्सक्यूज दे देगा कि थक हार के आप उससे पूछोगे कि भाई साहब कितनी सेवा करनी है। फिर वो अपने से जो नीचे वाला जो लड़का है, जो उसके पास में प्राइवेट उसने अपने पास स्टाफ लगा रखा है, उसका नंबर आपको देगा और वो आपसे सेटलमेंट करेगा। जो भी रिक्वायरमेंट होगी 200, 500, 1000, 2000, 5000, वो आपसे उतना पैसा कहेगा। सर देखिए इसको हमको ऐसे कराना पड़ेगा, पहले ऑनलाइन जाएगा डाटा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। कुल मिला के वो आपको इतना कन्वेंस कर देगा कि आपको लगेगा कि इसके अंदर 3000, 5000 रुपए देके यदि हमें निश्चित रूप से कुलदीप, जो जमीनी हकीकत है, निश्चित रूप से कई सवाल ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों पर खड़े हो रहे हैं जो जनता की फरियाद नहीं सुन रहे हैं। इन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। कुलदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस खास चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अविरल मलिक जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही मनीष शर्मा जी समाजसेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम लौटते हैं तो इस खास और जनहित से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुनो सरकार, पीड़ितों की पुकार। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं और सीधा अविरल मलिक जी आपके पास आते हैं। अविरल मलिक जी, वैसे तो सरकार हर तबके को योजनाओं का लाभ पहुंचाना चाहती है, लेकिन इन योजनाओं का लाभ लोगों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि जो नीचे तबके जो कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं वो लोगों की समस्याएं हल नहीं करना चाहते हैं। किसी को तहसील, समाज कल्याण विभाग, ब्लॉकों में ऐसे लोग बैठे हैं जो फरियादी, जो पीड़ित हैं, जो योजनाओं के पात्र हैं, उनको टरकाते नजर आते हैं। किसी को
तहसीलों में किसी को आय प्रमाण पत्र, किसी को जमीन पैमाइश के लिए फरियादी चक्कर लगा रहे हैं तहसीलों में, उनको टरकाया जाता है। जनता दरबार किस लिए लगाए जाते हैं अविरल मलिक जी? वहां पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है, फरियादियों की आवाज नहीं सुनी जाती है। सोनभद्र में 12 बुजुर्ग ऐसे हैं, 12 से 13 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका नाम लिस्ट में काट दिया गया है, वो कागजों में मृत घोषित कर दिए गए हैं। वो अपने आप को कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूं साहब, मेरी वृद्धावस्था की जो पेंशन मिलती है वो पेंशन काट दी गई है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अब ऐसे कर्मचारियों को कैसे आप बख्शेंगे अविरल मलिक जी? नहीं, देखिए, जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। हम गरीबों के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, वंचितों के लिए कार्य करने वाले लोग हैं। और जिस प्रकार से विषय है उत्तर प्रदेश में एक आध जगह कहां कोई समस्या घटित होती है तो निश्चित रूप से जैसे ही हमारी सरकार के वो विषय संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार के द्वारा की जाती है। और इस मामले में भी जो के न्यूज के द्वारा यह मामला सामने लाया गया है, मनोज जी, आपका हृदय से मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, आपकी पूरी टीम का, के न्यूज का, इस विषय को उठाया और इस विषय पर डिबेट की। शुक्रिया सर। जैसे ही ये मुद्दा सामने आता है, जो भी मुद्दा हमारे सामने आता है, निश्चित रूप से उस विषय पर कार्रवाई की जाती है। देखिए अविरल मलिक जी, कई जिलों में के न्यूज ग्राउंड जीरो पर गया है। हालांकि प्रदेश के सभी जिलों में अभी संभव नहीं हो पाया है, लेकिन जितने जिलों में हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर गई है, कोई तहसीलों के चक्कर फरियादी काट रहा है, वहां पर उसकी सुनी नहीं जा रही, महीनों से चक्कर काट रहा है, 500, 1000, 2000 रुपया घूस भी दे चुका है अधिकारियों को, लेकिन उसका काम नहीं हो रहा है। सम्मान निधि किसी को नहीं मिल रही है, किसी का आय प्रमाण पत्र, कोई पेंशन के लिए परेशान है, किसी को जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर तगड़ी घूस ली जा रही है और उनका समय पर काम नहीं किया जा रहा है। इन लोगों का काम भी नहीं हो पा रहा है, तो लोग जो है वो परेशान हैं। ऐसे में सरकार की नकारात्मक छवि इन लोगों के मन में बनेगी अगर ऐसे अधिकारी और कर्मचारी कुर्सियों पर बैठेंगे और उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जी, के माध्यम से, के न्यूज के करोड़ों दर्शकों के माध्यम से सरकार की ओर से इस विषय को मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, 1 रुपया भी अगर घूस मांग रहा है कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, तो निश्चित रूप से वो मामला अगर हमारे संज्ञान में आता है तो उस अधिकारी, उस कर्मचारी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, किसी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो। इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर प्रदेश की सरकार करप्शन के मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अगर उसके प्रमाण, उसके सबूत सामने लाए जाते हैं, उसके प्रमाण दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से उस अधिकारी को, उस कर्मचारी को किसी प्रकार से नहीं बख्शा जाएगा। वो छोटा हो, बड़ा हो, इस समय फर्क नहीं पड़ता है किसका करीबी है, किसका जानकार है, उससे हमारी सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईमानदारी के साथ प्रत्येक व्यक्ति को काम करना होगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है किसी कर्मचारी का, अगर कोई पर्टिकुलर कर्मचारी इस प्रकार से घूस मांगता है, पैसे लेता है, तो मैं लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा, कोई 1 रुपया किसी को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार में कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी घूस न लेता है, न ले सकता है, और अगर लेता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और की जाएगी। अगर वो सबूत देते हैं, वो अवगत कराते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार इसी चीज के लिए जानी जाती है कि हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। हम गरीबों के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, महंगाई को समाप्त करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जंग छेड़ी हुई है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वो लोगों को मालूम है। इसीलिए जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर चुनने का कार्य करती है। वोट के माध्यम से वोटर भारतीय जनता पार्टी को बार बार इसीलिए चुनता है क्योंकि हम जनता के साथ खड़े हुए लोग हैं। ठीक है अविरल जी, मलिक जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ रजत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। रजत मिश्रा जी, अंबेडकर नगर, झांसी, सोनभद्र और कई जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट हम लेकर आए। लोग वहां पर फरियादी जो है चक्कर काट रहे हैं, तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं, ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं, समाज कल्याण के विभाग के चक्कर काट रहे हैं। कोई पेंशन, कोई आय प्रमाण पत्र के लिए, कोई जाति प्रमाण पत्र के लिए, कोई खतौनी के लिए। और ये संख्या 1, 2, 4, 10 नहीं है, ये सैकड़ों की संख्या में। रजत मिश्रा जी, ये संख्या सैकड़ों में है। और फरियादी जो है आज लेखपाल और कानूनगों को फोन लगाते हैं तो वो कभी अपने आप को क्षेत्र में बताते हैं, जब क्षेत्र में वो ढूंढता हुआ किसान या कोई परेशान व्यक्ति पहुंचता है तो वो बताते हैं हम तहसील में हैं। इसी तरीके से गोल गोल अधिकारियों के, इन कर्मचारियों के और कार्यालयों के चक्कर जो है वो पीड़ित व्यक्ति, जो शोषित व्यक्ति, जो
तमाम योजनाओं के पात्र व्यक्ति हैं जिनको जरूरत है वो ऐसे ही चक्कर लगाते रह जाते हैं। उनमें बहुत लोगों को योजनाओं को इस तरीके से लाभ भी नहीं मिल पाता और उनकी समस्याएं हल नहीं हो पाती। एक जमीन के टुकड़े की पैमाइश के लिए महीनों चक्कर लगा रहे हैं, घूस भी उनसे मांगी जा रही है और काम नहीं हो पा रहा है। कैसे काम चलेगा फिर? बहुत धन्यवाद मानस जी आज की चर्चा में पुनः शामिल करने के लिए। जी सर। देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट से आपने रिपोर्ट ले ली जी, सबूत आप जो है जहां पे जितने भी पैनल में साथी हैं सबके सामने हैं। अब मैं तो इनको सबूत ही कहूंगा कि मीडिया से बड़ा सबूत तो कुछ हो नहीं सकता है। और जिस तरीके से लोग परेशान है, जनता परेशान है, बुजुर्ग हमारे परेशान है, नौजवान परेशान है, इवन जो है बच्चा जन्म धरती पे लेता है तो आप समझिए कि घूस के साथ बेचारे की जो है सर्टिफिकेट की शुरुआत हो रही है। तो ये बहुत बड़ी जो है विडंबना है। उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान हो या किसी भी सरकारी ऑफिस का मामला हो, ये बहुत बड़ा विषय है। जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, आज उसके सरकार में भ्रष्टाचार का रेट बढ़ गया है। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, उसका रेट बढ़ गया है। और ये एक सोची समझी जानबूझ करके जो है ये जितना ज्यादा कहेंगे कि हम जीरो टॉलरेंस है, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस करते हैं, तो ये इशारा है सरकार का कि भाई साहब जो काम 100 का होता था अब 1000 में करवाना पड़ेगा आपको। ये सरकार की तरफ से इशारा है अधिकारियों को कि आप लूटिए, लेकिन अब आप काम 100 रुपए में नहीं करेंगे, अब आप 1000 में करेंगे। 1000 वाला काम 5000 में करेंगे, 5000 वाला 50000 में करेंगे। ये एक इनका सिस्टम है जो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये अधिकारियों की, और जो भी अधिकारी है जिस तरीके से घूस लेकर के उनकी पोस्टिंग और उनकी जो है तो उनके ट्रांसफर किए जाते हैं, मनचाहे पैसे लेकर के उनको जो है अलग अलग विभागों में उनको पोस्ट किया जाता है। ऐसे एक नहीं दसियों सबूत है कि घूस के बिना यहाँ पे किसी भी काम नहीं हो रहा है, छोटे से लेकर के बड़े स्तर तक हर चीज का रेट फिक्स है। अब पहले ही आदमी जाकर के जाएगा, एप्लीकेशन देता है, उसके काम को मना कर दिया जाता है, तो आदमी खुद ब खुद कहता है भैया बता दो भाई क्या रेट है, भाई कितने में करोगे। तो यही सर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अभी कानपुर में बिल्कुल ताजा मामला है। यहाँ पे मेयर साहिबा ने, आप मान लीजिए हमारे पिताजी का जो है कोई संपत्ति है, उसको जो है उसके बच्चे के नाम ट्रांसफर होना है, तो उसपे उन्होंने जो है नियम लगाया कि 1% जो है जो उसकी कीमत होगी उसका 1% जो है देना पड़ेगा भाई, जो है उसको ट्रांसफर करने के लिए। अरे किस लिए भाई? हमारे पिताजी का जो है मकान है, हमारे पिताजी की जमीन है, उसको ट्रांसफर करने के लिए 1% क्यों? खैर उसमें जो है उनकी सरकार के ही लोगों ने जो है विरोध किया और शायद वो बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। लेकिन इस तरीके से ये मैं बता रहा हूं कि ये इनकी मानसिकता है, ये भारतीय जनता की पार्टी की मानसिकता है। इस तरीके से इन्होंने रेट तय कर रखे हैं और निचले स्तर से लेकर जन्म से लेकर के मृत्यु तक आप जो है, और इसके दौरान बीच में आप जहां जिस विभाग में आपको जरूरत पड़ेगी, बिना रुपया दिए, बिना पैसा दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम नहीं हो रहा है। और जो भी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, उसने केवल जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है वो रेट बढ़ाने के लिए करती है। जो भी काम होता था वो आज 4 गुने पैसे में 10 गुने पैसे में हो रहा है। ठीक है रजत जी, आपकी बात आ गई। मनीष शर्मा हमारे साथ समाज से भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, हाँ, दिन भर ऐसी खबरें आती हैं, उन खबरों से दो चार होना पड़ता है। कई तस्वीरें ऐसी आती हैं जो मन को एकदम विवल कर देती हैं। सोनभद्र से बुजुर्गों की तस्वीरें, वो पेपर अपना लिए हुए फरियाद कर रहे हैं कि मैं साहब जिंदा हूं, मुझे 500-1000 रुपए जो पेंशन मिलती है वो पेंशन मेरे बुढ़ापे का सहारा वो मिल नहीं पा रही है, क्योंकि कागजों में हमें मृत घोषित कर दिया गया है। अगर कागजों में हम वैसे तो जिंदा हैं, लेकिन कागजों में भी अगर हमें जिंदा कर दिया जाएगा तो हमें वो 500-1000 रुपए पेंशन मिल जाएगी। हमारे बुढ़ापे का सहारा जो वो पेंशन है, उससे हमारा जो गुजारा चलता है वो गुजारा चलेगी। क्या ऐसी तस्वीरें देखने के बाद के न्यूज़ ऐसे लोगों की आवाज नहीं बनेगा? और जब ऐसी आवाज हम लेकर आए हैं तो इन बुजुर्गों के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? इनकी आवाज को हम सबको इनकी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलानी नहीं चाहिए? मानस जी, सबसे पहले तो के न्यूज को और आपको आभार इस बात का कि गरीबों की, मजलूमों की आवाज बने हैं आप। मगर वो आज के समय में एक कहावत कही जा सकती है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। देखिए होता क्या है, लोग फरियाद करते करते परेशान होकर के चक्कर लगाते लगाते जब थक जाते हैं और अधिकारियों के सामने अगर तेज आवाज में बोल भी देते हैं ना, तो अधिकारी उन गरीबों को जेल भिजवाने का भी काम करने लगे हैं। डर और भय किसी में बचा नहीं है। कहीं भी आप किसी भी शहर की, किसी भी जिले की बात कर लीजिए, जिसका नाम मृतक में लिख गया, वो कहते हैं ना कि आप अगर सिस्टम का हिस्सा नहीं है और आप सिस्टम से नहीं चलेंगे तो आज के समय में आप काम नहीं करा सकते। भ्रष्टाचार वाकई में हर दर्जे तक बढ़ गया है। सरकारें बदलती हैं, अधिकारी वही, कर्मचारी वही,
और उनमें डर और भय नहीं रहता। हर एक सरकार के पास आप एक प्रवक्ता नाम का लाउड स्पीकर होता है जो आकर के सरकार का गुणगान करता है, यशोगान करता है, और वो सुनता नहीं है, वो रटा रटाया हुआ आता है, बोलता है और वो आकर के बोल करके चले जाते हैं। आदरणीय मनीष जी, सच्चाई ये है कि जमीन पर गरीब आदमी परेशान है और बहुत परेशान है, हद से ज्यादा परेशान। आदरणीय मनीष जी, आप समाज सेवी हैं, आप अपनी भूमिका कैसे अदा करेंगे, कैसे कर रहे हैं? लगातार आवाज उठाते हैं और हम लोग लगातार मिलकर के आते हैं अधिकारियों से। अब हालात तो ये हो गए कि अधिकारी जब कुर्सी पर बैठे तो किसी की शिकायत हम पहुंचा सकते हैं वहां तक। भाई अधिकारी मौके पर मिले, कई मामले ऐसे हैं जब वहां जाओ तो पता लगता है अधिकारी नहीं, जब अधिकारी नहीं है तो कर्मचारी भी मस्त है। हमारा एक कहना है केवल कि सरकार आदित्यनाथ जी का जो जीरो टॉलरेंस है या उनका जो काम करने का तरीका है वो अगर नीचे पूरी तरह से सही तरीके से लागू हो अगर, दरअसल तो कहीं ना कहीं बात मनीष शर्मा जी एक बड़ी विडंबना है देश की। हम सवाल तो किसी पर भी उठा लेते हैं, हम भी सवाल लेकर बैठे हैं, लेकिन जिम्मेदारी की जब बात आती है, हमारे आसपास तमाम समाजसेवी संस्थाएं हैं, लेकिन यह भी देखना होगा कि वो समाजसेवी संस्थाएं भी लोगों की कितनी मदद कर रही हैं। वो आपको मनीष जी यहां बिठाने का हमारा एक ही मकसद है, आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, अविरल जी के माध्यम से, रजत जी के माध्यम से किसी भी प्रकार से इन पीड़ितों की आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचे और उनको न्याय मिल सके, यह हमारा मकसद है। हमारे हाथ से होता है या आपके हाथ से होता है, आरोप प्रत्यारोप की जगह कैसे इनका काम होगा, और आप जमीन पर भी उतरकर ऐसे लोगों की मदद करते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन एक ऐसा मामला आता है जिसमें कभी केवाईसी के नाम पर रोक दी जाती है, कभी विकास भवन जाकर के चक्कर लगाओ। अगर मृतक लिख गया है तो आफत है, 6 महीने साल भर उसकी पेंशन आनी नहीं है और वो परेशान रहता है, वो जिंदा अपने आप को दिखाने के लिए। सबसे बड़ी बात ये आती है कि उस व्यक्ति को जिसे मृतक दिखाया उसको दंडित नहीं मिलता। दंड अगर उसको मिलने लगे तो ये महत्वपूर्ण कार्रवाइयों पर रोक लगे। और हर एक लेखपाल के पास 4-4 जुगाड़ है, ये आपको बताना चाहूंगा। लेखपाल मौके पर सत्यापन करने नहीं जाते हैं, उनके जुगाड़ जाते हैं और जो भ्रष्टाचार का पूरा चैनल चलाते हैं जी, मौके पर अगर उनका वीडियो भी बना ले तो लेखपाल मुकर जाते हैं कि नहीं हमारा आदमी नहीं, पता नहीं कहां से डाटा लेकर के आ गया। सत्यापन करने जो लोग जाते हैं, अगर मौके पर लेखपाल पहुंचे तो निश्चित रूप से रोक लगेगी। और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये बात आप ठीक कह रहे हैं। कई जगह की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि लेखपाल के द्वारा, क्योंकि लेखपाल जो होता है वो आखिरी जो व्यक्ति वही होता है जो डाटा को ऊपर तक पहुंचाता है, वो इंगित करता है कि फला व्यक्ति या फला उसका क्या रिकॉर्ड है। लेकिन लेखपाल जब मिलीभगत का शिकार हो जाते हैं तो चीजें निश्चित रूप से गड़बड़ होंगी। कई लेखपालों की ऐसी शिकायत आई है, खबरें हमारे पास आई हैं कि लेखपाल वो व्यक्ति जो है घर में कोई कमाने वाला नहीं है, 1000, 2000, 3000 रुपया मासिक उसकी आय है, और लेखपाल 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए आय दिखा रहा है, उसके बच्चों को पेंशन भी नहीं मिल पा रही। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अतुल प्रताप सिंह जी जुड़े हुए हैं। अतुल सर, किसी सरकार को टारगेट करना, किसी व्यवस्था को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं तो उन तस्वीरों को देखकर मन विहुलित हो जाता है और लगता है कि इनकी आवाज बनना चाहिए। और ऐसी तमाम अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें आई, फिर लगा के न्यूज को कि इनकी आवाज बनना चाहिए, और एक बार फिर से हम मुद्दा, लोगों की पीड़ा से जुड़ा मुद्दा लेकर आए हैं। तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें आई हैं, लोग तहसील, ब्लॉक और समाज कल्याण के दफ्तरों के चक्कर फरियादी काट रहे हैं, उनकी तमाम समस्याएं हैं। 10, 12, 15 बुजुर्गों की फरियाद, सिर्फ सोनभद्र से, एक ही जनपद से 12 से 15 बुजुर्गों की ये शिकायत आई है कि उनको मृत घोषित कर दिया गया। ऐसी पूरे प्रदेश में तमाम जनपदों में ऐसी समस्याएं हैं, और भी तमाम समस्याएं हैं, पैमाइश से जुड़ी, आय, जाति, निवास से तमाम लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्या हल नहीं हो रही है। सर, कैसे होगी ये हल? नमस्कार सर, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल करने के लिए जी। ये न्यूज ने आज फिर वही एक मुद्दा है ये सर, और जो समस्याएं अभी निकल कर आई हैं, जो आपका रियलिटी चेक हुआ है न्यूज के द्वारा, तो ये बात तो बहुत पुरानी भी है और ये चलती ही रहती है। प्रॉब्लम, समस्या अब यहाँ पे ये है कि चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे सपा की निश्चित रूप से सरकार बदलने, ऐसा नहीं है कि अभी ये नई समस्या हो गई है, पहले भी ये समस्या थी, लेकिन सवाल हमारा मौजूदा सरकार से है, क्योंकि जिम्मेदारी है, उससे जवाब हम लेंगे जी।
बिल्कुल मानस जी, और इसका सबसे बड़ा कारण मैं बताऊं कि अपने 18 साल की पत्रकारिता में जो मैंने महसूस किया है, ये जो नीचे लेवल पे जो भ्रष्टाचार है, जो जनता को परेशान होना पड़ता है, ऊपर से मुख्यमंत्री चाहे जितना अच्छा बैठा दीजिए, चाहे जितनी अच्छा उसका आदेश हो, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं, नीचे के कर्मचारी हैं, वो उसका पालन नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश का जो सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेट्स का सिस्टम है, आईएएस और आईपीएस का सिस्टम है, उनका हम ट्रेनिंग सिस्टम ही नहीं बदल रहे हैं। ब्रिटिश टाइम का सिस्टम लेकर के हम चल रहे हैं और जनता को हम कीड़ा मकोड़ा ही वो अधिकारी समझता है। मैं सब अधिकारियों की बात नहीं करता हूँ, कुछ अच्छे अधिकारी भी है, लेकिन एक जो अधिकांश संख्या है, और ये बात सिर्फ समाज कल्याण विभाग या तहसील की ही नहीं है, हर विभाग की है। यहाँ तक कि हम खुद इस समस्या का सामना हम लोगों ने भी किया है, और जब पता चला सामने वालों के हम पत्रकार हैं तो फिर अरे भाई साहब हमने पहले क्यों नहीं बताया। तो मतलब ये है कि अगर आम आदमी है तो उसके लिए दूसरा नियम है, हम पत्रकार हैं तो हमारे लिए दूसरा नियम है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, और ये चाहे जैसा भी हो, इसको खत्म तो नहीं कर सकता कोई। हाँ, इसमें कमी लाई जा सकती है तब जब एक्शन, पिछली बार भी मैंने बोला था, जवाबदेही, संवेदनहीनता जो इस समय चल रही है अपने प्रशासन में, और जवाबदेही नहीं है, दंड, अभी मनीष जी ने बोला ना, दंड नहीं मिल रहा है। अगर कार पकड़ने में आ रहा है, दंड ऐसा हो जो मिसाल बने। अभी कानपुर में पिछली बार भी वो कन्या विवाह योजना में बहुत सारा गड़बड़ घोटाला पकड़ा गया था, उसमें कार्रवाई भी हुई, लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं जो नजीर बन सके। वो इंसान सरकारी विभाग से तो हटे ही, उसके पूरे परिवार को भी ये महसूस होना चाहिए समाज के अंदर कि हाँ, हमारे घर के व्यक्ति ने ऐसा किया। क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ कर्मचारी नहीं करता है, उस भ्रष्टाचार में उसका परिवार भी शामिल होता है, क्योंकि उसको भी पता है कि तनख्वाह कितनी है और पैसा कितना आ रहा है। तो ये समस्या ऐसे नहीं खत्म होगी, चाहे वो इसके लिए समाज सेवी हों, चाहे वो मीडिया जगत के लोग हों, हमारे आपके बीच के लोग हों, सबको एक साथ लग पड़ेगा। हम लोग तो खैर लगते भी हैं, बहुत सारी। आज ही एक मामला आया नगर निगम से प्रमाण पत्र का मेरे सामने, तो जब मैंने बात किया तो उसमें इतना मुझे झंझट बताया गया, मैंने जब आम आदमी बन के बात की, कि मुझे लगा कि यार ये तो ऐसे तो बनेगा ही नहीं। और 1 साल से वो बंदा प्रमाण पत्र के लिए परेशान है, 7-8 हजार रुपए खर्च कर चुका है। अब रही बात जो मलिक जी ने कही, मलिक जी, प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जाता। मैं मानता हूं जब भी पकड़ में आता है, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत कड़ा एक्शन भी लेते हैं, लेकिन ये सबको पता है कि हर विभाग में दलाल एक्टिव हैं, हर विभाग के बाहर दलाल एक्टिव हैं। इसके लिए आपको भी, आपके कार्यकर्ताओं को भी, समाज सेवियों को, हम मीडिया वालों को प्रमाण खुद ही हासिल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई नागरिक ये प्रमाण प्रस्तुत कर देगा तो निश्चित उसका काम हो सकता है वो काम हो जाए, लेकिन हमेशा के लिए हर विभाग में वो टारगेट हो जाएगा, और जब कभी दूसरे काम के लिए जाएगा तो वो जीवन भर के लिए परेशान हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, निश्चित रूप से। अबरल मलिक जी, एक बात तो निश्चित है, ये है कि सिस्टम, मुख्यमंत्री ईमानदार हो सकता है, आपका मुख्यमंत्री ईमानदार है, ऊंचे के अधिकारी ईमानदार हैं, लेकिन जमीन पर कई अधिकारी ऐसे आपको मिल जाएंगे, खासकर नीचे के तबके के अधिकारी, जिनसे जो आम जनता जिनसे 2-4 होती है, ब्लॉक ले लीजिए, तहसील ले लीजिए, समाज कल्याण या और भी तमाम ऐसे कार्यालय हैं, ऑफिस हैं, जहां पर तमाम ऐसे लोग बैठे हुए हैं। नज़ीर अगर ऐसी होगी कार्रवाई की, क्योंकि आप इनको क्यों नहीं हटाना चाहते हैं? आप इन पर ऐसी कार्रवाई करिए। बेरोजगार हमारे देश में बहुत सारे घूम रहे हैं, उनको आप रोजगार दीजिए, हटाइए इनको, सेवा से ही हटाइए। कम से कम ऐसा मैसेज जाएगा, नौकरी का डर होगा, परिवार बचाने का डर होगा, तो ऐसे लोग सुधरेंगे। अगर आप कोई चोर सेंध लगाता है, अगले दिन वो सेंध बंद करेंगे, अगली बार वो कहीं और से चोरी करेगा। जब तक उस चोर को दंडित नहीं करेंगे, वो तो अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। अबरल मलिक जी, नहीं देखिए, जहां तक विषय है भ्रष्ट कर्मचारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों का, तो निश्चित रूप से हर विभाग में एक आध व्यक्ति इस प्रकार का हो सकता है, और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भ्रष्ट अधिकारियों का, भ्रष्ट कर्मचारियों का, तो ये मुट्ठी भर लोग हैं, सबको कहना बेवजह होगा। नहीं, सबको नहीं कहना, सबको नहीं कहना। जो मुट्ठी भर हैं वही पूरे पानी को गंदा कर रहे हैं। सवाल उन्हीं के लिए, निश्चित रूप से। और जहां तक विषय है, मनीष जी ने भी अभी कहा, अतुल जी ने भी अभी कहा प्रमाण का, तो देखिए जहां तक कार्रवाई का विषय है, कार्रवाई प्रमाण के आधार पर ही होती है, सबूत के आधार पर ही होती है। और सोशल एक्टिविस्ट के नाते मनीष जी यहाँ मौजूद हैं, अगर ये भी कोई प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, प्रमाण लाते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, सरकार के द्वारा की जाएगी, हमारे द्वारा की जाएगी। और आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप मुझे अगर भेजते हैं किसी भ्रष्ट अधिकारी की इस प्रकार की बात, कोई भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, तो मैं इस बात को
के न्यूज के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं स्वयं ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करवाऊंगा, सस्पेंड कराऊंगा, यह मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहां तक विषय है प्रमाण का, तो प्रमाण आवश्यक है, हर मामले में प्रमाण होना चाहिए, और एक आध दो लोग इस प्रकार के हर विभाग में हो सकते हैं, और मैं समझता हूं, हमारी सरकार समझती है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए और होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। वो तो ठीक है अविरल मलिक जी, लेकिन एक किसी काम की एक समय सीमा होती है। कोई कर्मचारी किसी फरियादी को अगर 10 बार एक ही काम के चक्कर लगवा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों लगवा रहा है भाई? वो फरियादी अपने काम को छोड़ता है, किराया भाड़ा बर्बाद करता है, अपने परिवार जो वो दूसरी जगह कमाई उतने समय में कुछ करके अपने परिवार को चलाएगा, उतने समय में वो कार्यालयों को चक्कर लगा रहा है। ऐसे लोग भी इंगित होने चाहिए। इनके लिए प्रमाण कहां से आएगा? नहीं, बिल्कुल होने चाहिए, और इस प्रकार की भी घटना जहां सामने आएगी उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। लोगों को जो परेशान कर रहे हैं, जो डिले कर रहे हैं, प्रोसेस लंबा चौड़ा खींच रहे हैं, और लोगों को, फरियादियों को, शिकायतकर्ताओं को परेशान करने का जो लोग काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी विभागीय जांच के आधार पर एक्शन लिया जाता है, और भविष्य में भी लिया जाता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार है। आज समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, अखिलेश यादव जी आज मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी के दौर में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला, बल मिला, साथ साथ गुंडे माफियाओं में बढ़ोतरी हुई। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे महानुभाव इस उत्तर प्रदेश में हुए। वो सबने देखा किस प्रकार से गुंडागर्दी बढ़ी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं तो आता हूं विशेष रूप से, और रजत जी भी जानते होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का और पूरे उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ करता था, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हुआ करता था। 5 बजे के बाद निकलना दोपहर किस प्रकार से लोगों का हुआ करता था, आम आदमियों का हुआ करता था, और जिस प्रकार से मोटरसाइकिलों पे कट्टे लेकर घुमा करते थे लोग, वो भी सबने देखे हैं। इस प्रकार के बदमाशों को भी देखा गया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है अविरल मलिक जी। रजत मिश्रा आपके पास आते हैं। रजत मिश्रा जी, अब आप कट्टे और मोटरसाइकिल पे मत जाइएगा। अविरल जी ने कह दिया आप हमारी डिबेट उधर मत ले जाइएगा। मेरा सवाल ये है कि ये जो व्यवस्था है ये कैसे बदलेगी? फरियादी जो है वो चक्कर लगातार काट रहे हैं, अपनी पीड़ा रख रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा का अंत कैसे होगा? क्योंकि अविरल मलिक जी ने साफ तौर पर कहा कि जब प्रूफ सामने होता है तो कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन तमाम ऐसी चीजें होती है। फरियादी 1 महीने से चक्कर काट रहा है, अब हर घटना, हर उसका प्रूफ संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि 2, 4, 10 इधर उधर के और भी जो हैं उस घटना को देखकर वो कांप जाएंगे कि भाई वहां ऐसा हुआ है, हमको कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी नजीर नहीं बनती है, तो अधिकारी भी सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, और वही रवैया चलता रहता है। नीचे सफाई कैसी होगी? क्योंकि जनता जो है, जिन लोगों से सीधा रूबरू होती है, नीचे के कर्मचारी, वही जब साफ सुथरे नहीं है, वही जब तमाम गंदगी में लिप्त है, तो फिर जनता को न्याय कैसे मिलेगा? मनोज जी, देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अविरल जी जिस तरह से बात कर रहे हैं बार बार कि जो है सबूत की, अरे अगर मेरी सरकार होती तो मैं, देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से नहीं मुकरता कि मुझे मालूम ना हो कि भ्रष्टाचार कहाँ पे हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, कार्यालय की क्या स्थिति है, कौन पैसा मांग रहा है, कैसे पैसा मांग रहा है। और अविरल जी भी अगर जाते होंगे किसी कार्यालय में तो इनके सामने लोग पैसा लेते होंगे, इनके जो है साथ के लोग होंगे, इनके घर परिवार के लोग होंगे, वो उनको भी पैसा देना पड़ता होगा। हो सकता है भाई ना देना पड़ता हो, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी सरकार रही तो हमारे जो है साथी संगी भाई बहन, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मार्कशीट निकलवाने के लिए, नाम चढ़वाने के लिए, मतलब हर जगह बिना पैसे के कहीं पे आज तक काम हुआ नहीं है। तो ये तो देखिए ना कहिए कि आप सब ला के दीजिए तो कार्रवाई हो जाएगी, तो मैं उसूली चढ़वा दूंगा। आपको सब पता है, आप बहुआ नहीं बनिए, आप बिल्कुल अनजान मत बनिए। आपको पता है कि किस विभाग में कहाँ कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको भी पता है, सरकार के सूबे के आका को भी पता है, अधिकारियों को भी पता है, हर लेवल पता है। पैसा इकट्ठा होकर के नीचे से ऊपर तक जाता है। इससे कोई, देखिए, इसको कोई मना नहीं कर सकता है कि पैसे का बंदरबाट नहीं होता है। अधिकारी पैसा इकट्ठा करके अपनी जेब में नहीं रखता है, वो ऊपर तक पहुंचाता है पार्टी को, ठीक है। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या नहीं थी, अब कब तक आप जो है पिछले 70 साल का, यहाँ पे 10 साल का 15 साल का रोना रोते रहेंगे? अरे आगे बढ़िए भाई, हर दिन आगे बढ़ रहा है। आप विकास की बात कर नहीं रहे, आप मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढेंगे, आप शिक्षा की बात कर नहीं रहे, आप चिकित्सा की बात कर नहीं रहे। अभी ये तो कहिए के न्यूज का मैं धन्यवाद कहूंगा कि हर रोज एक नए मुद्दे पे बात हो रही है। सरकार आपकी है ना, तो आप काम करिए, आप हमारी कमियां गिनाना बंद करिए। इतना समय आप रैन बसेरों की हालत देखिए, एक तरफ आप रैन बसेरों पे, आप अभी मनोज जी ने परसों जो
बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। कल कानपुर में मेयर साहिबा ने जो है कम से कम 400-500 जो है लोगों का घर उजाड़ दिया इतनी भरी सर्दी में। अरे क्या तरीका है भाई ये? आप सर्दी है, आप महीने भर रुक सकते थे, एक दिन में थोड़े ना झुग्गियां बस गई थी। जब बस रही थी बसाने वाले भी आप, और आज आप भरी सर्दी में आपने उनके छत छीन ली। बेचारे छोटे छोटे बच्चे जो है रोड पे पड़े हुए हैं, हम लोग जा करके उनको कहीं पे शिफ्ट करा रहे हैं, कहीं पे उनके लिए टेंट लगवा रहे हैं, कनात लगवा रहे हैं। ऐसी संवेदनहीन सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में। केवल जबरदस्ती की बात, जबरदस्ती जो है प्रचार मंत्री ना बनिए यहाँ पे आकर के, काम की बात करिए अविरल जी। और भारतीय जनता पार्टी एक नकारी सरकार है, और उत्तर प्रदेश में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, इस समय जिस तरीके से जो है सरकार काम कर रही है ये किसी से छिपा नहीं है। और रही बात जनता की, तो जनता ने आपको भी चुना था, जनता ही हमको भी चुन रही है, जनता आगे भी चुनेगी। ये जवाब आपको जल्द मिल जाएगा। ठीक है रजत जी, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह जी, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। लेखपाल कानून को, ये जो इनके ऊपर बड़ा दारोमदार होता है तमाम व्यवस्थाओं का। इटावा की एक खबर सामने आई, वहां लेखपाल, एक फरियादी गया, वो लेखपाल कहता है कि हमने सुना है, हमें जानकारी मिली है, जमीन पर जाके नहीं देखा कि उस परिवार के पास आय का साधन क्या है, आय है या नहीं है। हमने सुना है, हमें जानकारी मिली है कि आपके यहाँ गाड़ियां हैं, आपके यहाँ दुकानें बनी हुई हैं, और इस आधार पर हमने ये आय प्रमाण पत्र बना दिया। उसके बच्चे जो है वो पेंशन नहीं पा रहे हैं क्योंकि आय प्रमाण पत्र 1.5 लाख का बना दिया, और घर में आय का कोई साधन ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अतुल प्रताप सर, हमारा मकसद यही है कि ऐसे जो कर्मचारी हैं ये सुधरेंगे कैसे और व्यवस्था साफ सुथरी कैसे होगी, क्योंकि जब ये व्यवस्था, इस तरीके की व्यवस्था पर सीधे सवाल उंगली सरकार पर उठती है, और साफ तौर पर लोग यही कहते हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है क्योंकि ये लोग बेलगाम हैं। ये जो बात आप बता रहे बिल्कुल सही है, और ये बात अभी चर्चा में आई थी। जितने ज्यादातर लेखपाल हैं उनके पास प्राइवेट लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और ये सब पैसे लेकर के ये सारे काम होते हैं। अगर कोटा है कि इतने प्रमाण पत्र बनने हैं, तो उनको ये देखना होता है कि हमें पैसा कितने से आ रहा है। तो उसमें जो रियल है पता चला उसको उन्होंने ज्यादा गलत कर दिया, और जो गलत है उसको रियल कर दिया। अब रही बात ये कि इस पर लगाम कैसे लगेगी। किसी भी काम की एक अवधि तय नहीं है, और अवधि तय होने के बाद अगर लेखपाल ने गड़बड़ की है तो उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए कोई नियम नहीं तय हुआ है कि अगर वो नागरिक चाहे कि हम जिलाधिकारी से सीधे मिलकर के कंप्लेन कर दें तो ये उसके लिए मुश्किल है। यहाँ तक कि मैं इसमें ये कहूंगा, हर सरकार में ये होता है कि सरकारी नंबर जो अधिकारियों को दिया जाता है वो अधिकारी सरकारी नंबर ही नहीं उठाते हैं। आखिर जनता अपनी शिकायत करे तो कहाँ करे, बिल्कुल सन होगा तो कैसे होगा। हर आदमी मुख्यमंत्री के पास नहीं जा सकता है, हर आदमी डीएम से नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए एक व्यवस्था जब तक नहीं बनाई जाएगी, एक उसमें समय तय नहीं किया जाएगा कि अगर इतने समय में ये काम नहीं होता है तो ऑटोमेटिक उसकी कंप्लेन ऊपर पहुंच जानी चाहिए। आईजीआरएस का ये हाल है कि मुख्यमंत्री हर आईजीआरएस की समीक्षा में फटकार लगाते हैं, लेकिन अधिकारियों को भय नहीं है। आईजीआरएस में गलत रिपोर्ट्स लग रही है, गलत रिपोर्ट लगा दी जाती है, और बाद में रेटिंग गिरती है। बस रेटिंग गिरती दिखा देते हैं, डीएम साहब परेशान हो जाते हैं। एक्शन कोई बड़ा नहीं हो पा रहा है। जब तक बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया जाएगा, नजीर नहीं पेश की जाएगी, एक नया विधान नहीं बनाएंगे जनता के लिए नीचे तबके का, ये जो नीचे तबके के काम है इनकी अवधि तय नहीं की जाएगी हर विभाग में, और उस अवधि में काम नहीं करने पर कठोरतम कार्रवाई के लिए एक मार्ग नहीं बनाया जाएगा सरल और सुचारू रूप से, तब तक ये समस्या खत्म नहीं हो। निश्चित रूप से अतुल सर, बहुत शानदार बात कही है। अविरल मलिक जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपने डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह सर को सुना, और जो इन्होंने कुछ पॉइंट्स गिनाए, निश्चित रूप से इन पर काम होना चाहिए, तभी जमीनी हकीकत में बदलाव हो सकता है, लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, लोग सरकार की तारीफ करेंगे, क्योंकि जब उनकी फरियादें सुनी जाएंगी, उनकी समस्याएं हल होगी, तभी आपका नाम होगा और आपकी सरकार का भी नाम होगा, और जनता आपसे जुड़ेगी भी और आपको दिल से दुआ भी देगी। फिलहाल इस खास चर्चा में आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो हमारे खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।